हेलो दोस्तों, ये सारांश आईसीएस के हिस्ट्री के नोट्स हैं जो अभी सिलेबस में नए ऐड हुआ है जो सेक्शन, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेद वगैरह, उनका ये सेक्शन है। सारांश आईसीएस के नोट्स हैं और ये नोट्स जो है ललित बैरागी सर के मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं, जो कि आपको उनके टेलीग्राम चैनल पर फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे चैप्टर वाइज भारतवर्ष, भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, जो सारे टॉपिक हैं वो इसमें लास्ट में प्रमुख तीर्थंकर करके इसको एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, और मैं एक बात इसमें बता दूं कि मैंने अभी एमपी हिस्ट्री का वीडियो डाला है सारांश आईसीएस के नोट्स का उपयोग करते हुए। तो लोग ये कमेंट करते हैं कि किसी और की मेहनत का आप कैसे उपयोग कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि नोट्स सारांश आईसीएस के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें फ्री में है, ठीक है। अब फ्री में है तो उनका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यदि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरी अपनी मेहनत है, ठीक है। मैं अपने रिवीजन की दृष्टि से, और जो व्यक्ति सक्षम नहीं है पेड कोर्स खरीदने में तो वो यहाँ से पढ़ सकता है। बाकी सर तो अपना पढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि मैं भी उनका एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैंने शौर्य मेंस में उनसे पढ़ा है, ठीक है। 2024 वाला जो बैच था और सारथी बैच का मैं स्टूडेंट अभी भी हूँ। और चलिए, और बाकी फिर इसमें मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ कि सर मुझे पढ़ाने के लिए भी बुला लें, तो भी मैं वहाँ पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतवर्ष से। क्या है भारतवर्ष के बारे में हम जानते हैं, है ना। पहला टॉपिक हमारा रहेगा भारतवर्ष। पहले देख लेते हैं इसकी आउटलाइन कि भारतवर्ष के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले जानेंगे भारतवर्ष का परिचय, फिर उसका नामकरण कैसे हुआ, भारत के अन्य नाम क्या क्या हैं और भारत के क्या भाग हैं, भारत के पर्वत और सरोवरों के बारे में हम जानेंगे। उसके पश्चात चलेंगे आकार तथा स्वरूप के बारे में। आकार और स्वरूप को जानने के पश्चात हम भारतवर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि वन लाइनर में दिए गए हैं, ठीक है। इस नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि चैप्टर ख़त्म करने के बाद इसमें वन लाइनर तथ्य दिए गए हैं जो कि रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं भारत के बारे में। भारत जो है भा प्लस रथ से बना है। भारत, भा धन, रथ भारत, जिसका अर्थ है, भा का अर्थ है प्रकाश और रथ का अर्थ है लीन होना। भा का अर्थ है प्रकाश और रथ का अर्थ है लीन होना, ठीक है। भारत ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमय हो। भारत का शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमय हो, ठीक है। चलिए, ये भारत का परिचय था। नामकरण की हम बात करते हैं कि नामकरण किस प्रकार भारत का पड़ा। भारत का नाम भरत नाम के 3 राजाओं के नाम पर भिन्न भिन्न ग्रंथों पर भिन्न भिन्न मिलता है, ठीक है। जब भारत नाम तो पड़ा, लेकिन ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह हमें देखने को मिलता है। जैसे बात करें शतपथ ब्राह्मण, महाभारत के आदि पर्व एवं वायु पुराण के अनुसार। शतपथ ब्राह्मण महाभारत की आदि पर्व एवं वायु पुराण के अनुसार क्या कहते हैं कि राजा दुष्यंत एवं पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा, ठीक है। राजा दुष्यंत और पत्नी शकुंतला के पुत्र के नाम पर भारत नाम पड़ा। ये कौन कह रहे हैं? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत और वायु पुराण। चलिए, अब जैन धर्म के अनुसार क्या है कि जैन धर्म के अनुसार भारत कैसे पड़ा। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, उनके पुत्र थे भरत। जैन तीर्थंकर कह रहे हैं कि जो जैन धर्म के साक्ष्य ये ऐसे कहते हैं कि जो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव हैं उनके पुत्र के नाम पर भारत नाम पड़ा। लेकिन वैदिक काल में क्या कहा गया? वैदिक काल में कहा गया कि आर्यों का जो कबीला जन था
उसके नाम, आर्यों का कबीला जो भरत था, जिसे जन भी कहा जाता है, उसके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। लेकिन फिर राजा दशरथ के पुत्र के नाम पर भरत पड़ा। ये चार अलग अलग तरीके से भरत हैं और उन भरतों के नाम पर भारत नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। चलिए, अब देख लेते हैं भारत के कुछ अन्य नाम, है ना, भारत के अन्य नाम। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। चलिए, पहला देखने को मिलता है इंडिया। क्या है? इंडिया। इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों द्वारा इंडिया नाम दिया गया। यूनानियों के द्वारा इंडिया नाम दिया गया। इसका नाम भारतवर्ष या भारतवर्ष पड़ा। सॉरी, चलिए यहाँ से ही फिर से हो जाएगा कि इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों द्वारा दिया गया। इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों द्वारा। फिर दूसरा है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप पुराण तथा अशोक के अभिलेख, पुराण तथा अशोक के अभिलेखों में जम्बूद्वीप नाम दिखाई पड़ता है। ठीक है, पुराणों और अशोक के अभिलेखों में भारत का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। और इंडिया कहाँ, इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों द्वारा इंडिया नाम दिया गया। ठीक है, सप्तद्वीप वासुमती। सप्तद्वीप वासुमती ये पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि की जो पुस्तक है महाभाष्य, ठीक है, पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य में सप्तद्वीप वासुमती, ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य में सप्तद्वीप वासुमती नाम मिलता है भारत का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस ग्रंथ में भारत का नाम सप्तद्वीप वासुमती मिलता है, तो उसका आंसर होगा महाभाष्य। और महाभाष्य किसकी पुस्तक है? पतंजलि की। चीनियों द्वारा भारत को इनतू नाम दिया गया। चीनियों द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया? इनतू। ठीक है, अब देखते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? हिंदुस्तान नाम ईरानियों द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा। इतना लंबा कुछ याद नहीं रखेंगे, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि हिंदुस्तान नाम ईरानियों द्वारा दिया गया। ठीक है, अब बात करें जम्बूद्वीप की। ठीक है, जब हम भारत का नाम जम्बूद्वीप बोलते हैं तो ये नाम हमें कहाँ मिलता है? अग्नि पुराण में। जम्बूद्वीप मिलता है अग्नि पुराण में। आर्यावर्त कहाँ मिलता है? आर्यावर्त मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भारत का नाम आर्यावर्त मिलता है। और ह्वेनसांग ने पंच भारत किसे कहा है? भारत, ह्वेनसांग, जो ह्वेनसांग है उसके वर्णन में भारत का नाम पंच भारत मिलता है। ठीक है, चलिए, क्या देखा हमने? यूनानियों द्वारा भारत को इंडिया नाम दिया गया और पुराणों और अशोक के अभिलेख में जम्बूद्वीप मिलता है। सप्तवासुमती कहाँ मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य में। इंतु चीनियों द्वारा। हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा दिया गया। हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा और इंडिया यूनानियों द्वारा। ठीक है, जम्बूद्वीप अग्नि पुराण में मिलता है। आर्यावर्त पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। पंच भारत किसने कहा? ह्वेनसांग ने कहा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मिलता है भारतवर्ष, जो हमारा टॉपिक ही है। भारतवर्ष नाम कहाँ मिलता है? ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। भारतवर्ष नाम खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, भारतवर्ष का नाम खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। आर्य देश, आर्य देश या ब्रह्मराष्ट्र सिंह। ठीक है, आर्य देश या ब्रह्मराष्ट्र कहाँ मतलब किसके वर्णनों में मिलता है? सिंह के वर्णनों में मिलता है आर्य देश या ब्रह्मराष्ट्र। ठीक है, अब देव निर्मित देश किस में कहा गया है? मनुस्मृति में देव निर्मित देश की संज्ञा भारत को दी जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि मनुस्मृति में भारत को किस नाम से पुकारा गया है? ये देव निर्मित देश है और भागवत पुराण में भी देव निर्मित देश की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुमारी द्वीप। कुमारी द्वीप ये राजशेखर और वामन पुराण के
वर्णनों में मिलता है। और फिर मिलता है अजनाव वर्ष, ये अजनाव वर्ष मिलता है आदि पुराण में। ठीक है दोस्तों, इसमें से जो 8-10 महत्वपूर्ण हैं वो आप याद रख लेंगे। ठीक है, जो कम महत्वपूर्ण लगते हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक सीधे प्रीलिम्स में है। अलहिंद, अलहिंद नाम किसने दिया? अरबों द्वारा अलहिंद नाम दिया गया। देखिए, अलहिंद दिया अरबों ने, इंडिया दिया यूनानियों ने, और हिंदुस्तान दिया ईरानियों ने। हिंदुस्तान किसने दिया? ईरानियों ने। इंडिया यूनानियों ने। अलहिंद अरबों द्वारा। ठीक है, और हिंदुस कहा, हिंदुस किसने कहा? बेहिस्तून शिलालेख में हिंदुस नाम मिलता है। ठीक है, बेहिस्तून शिलालेख में हिंदुस नाम मिलता है। फिर ग्यागर और फग्युल, ग्यागर और फग्युल ये तिब्बत में कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत वाले क्षेत्र में या तिब्बतियों द्वारा ग्यागर एवं फग्युल भारत को नाम दिया जाता है। फिर अन्य प्राचीन नाम भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा करके दिए हुए हैं कि हिंदुस, भारतवर्ष, ब्रह्मावर्त, अलहिंद, होडू और तियानजू। ठीक है, तो ये किसके नाम थे? भारत के अन्य नाम थे या भारतवर्ष के अन्य नाम थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या दिया हुआ है? मत्स्य पुराण के अनुसार भारतवर्ष के 9 भाग हैं। कितने भाग हैं? मत्स्य पुराण के अनुसार भारतवर्ष के 9 भाग हैं। ठीक है, मत्स्य पुराण के अनुसार भारतवर्ष के 9 भाग हैं, है ना। कुछ भाग दिए गए हैं, 9 कोई ज़रूरी नहीं है याद करने के लिए, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि मत्स्य पुराण में भारतवर्ष के 9 भाग हैं, है ना। क्वेश्चन आएगा कि मत्स्य पुराण के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन रहेंगे 7, 8, 9, 10, तो आंसर होगा 9। इंद्रद्वीप, कशेरू, ताम्रपर्णी, नागद्वीप आदि। ठीक है, इंद्रद्वीप, कशेरू, ताम्रपर्णी, नागद्वीप आदि, इसका 9वां भाग भारत है। ठीक है, इसका 9वां भाग क्या है? भारत है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्राचीन पाली एवं संस्कृत साहित्य के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? जो पाली ग्रंथ है और संस्कृत साहित्य हैं, इनके अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। ह्वेनसांग द्वारा इन्हीं 5 भागों को पंच भारत कहा गया है। ठीक है, ह्वेनसांग द्वारा इन्हीं 5 भागों को पंच भारत कहा गया है। ठीक है, चलिए ये 5 कौन से हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और यहाँ आ जाएगा मध्य। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य, ये भारत के 5 भाग हुए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भारतवर्ष के प्रमुख 7 पर्वत। विष्णु पुराण के अनुसार भारतवर्ष के प्रमुख 7 पर्वत हैं। ठीक है, कितने पर्वत हैं? 7। महेंद्र, ऋक्ष, मलय, विंध्य, शहन, पर्यात्र, शुक्तिमती। ठीक है, दोस्तों मध्य प्रदेश की हम बात करें तो पर्यात्र पर्वत की तुलना जो है सतपुड़ा से की जाती है और ऋक्ष पर्वत की तुलना विंध्य पर्वत श्रेणी से की जाती है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, इसको कहीं नोट कर लीजिए, पर्यात्र की सतपुड़ा से और ऋक्ष की विंध्य से। ठीक है, भारत में पर्वतों में प्रथम एवं प्रधान स्थान सुमेरु पर्वत को ही दिया गया है। भारत में पर्वतों में प्रथम एवं प्रधान स्थान सुमेरु पर्वत को ही दिया गया है ना। यदि क्वेश्चन आए कि भारत में पर्वतों में प्रथम स्थान या प्रधान स्थान किस पर्वत को दिया गया है, ये है सुमेरु पर्वत। आगे देख लेते हैं। भागवत पुराण के अनुसार भारतवर्ष के 5 प्राचीन सरोवर। ठीक है, जो भागवत पुराण है उसके अनुसार भारतवर्ष के 5 प्राचीन सरोवर हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है नारायण सरोवर। नारायण सरोवर कहाँ है? ये गुजरात में है। नारायण सरोवर गुजरात में। कैलाश मानसरोवर हिमालय के केंद्र में है। कैलाश मानसरोवर कहाँ है? हिमालय के केंद्र में है। बिंदु सरोवर सिद्धपुर गुजरात में है। ठीक है, नारायण सरोवर और बिंदु सरोवर कहाँ है? ये गुजरात में है।
फिर पंपा सरोवर मैसूर में है, ठीक है। नारायण सरोवर गुजरात, कैलाश मानसरोवर हिमालय के केंद्र में, बिंदु सरोवर या सिद्धपुर गुजरात, बिंदु सरोवर गुजरात में, पंपा सरोवर मैसूर में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पांचवा जो है पुष्कर सरोवर है ना। पुष्कर आप जानते ही हैं कि ये अजमेर राजस्थान में है। अजमेर राजस्थान में पुष्कर सरोवर। भारत का आकार या स्वरूप की बात करें कि अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनमें किस प्रकार की आकृति बताई गई है, तो कुर्म की आकृति बृहद संहिता में बताई गई है, ठीक है। कुर्म जैसी आकृति कहाँ बताई गई है? बृहद संहिता में। दोस्तों यहाँ कुर्म का अर्थ जो है कछुआ होता है, ठीक है। आप यहाँ याद रख लेंगे क्या होता है, कछुआ, है ना, ठीक है। ये इसमें पेन अच्छे से चलता नहीं है दोस्तों फ़ोन में, ठीक है। चलिए, कुर्म की आकृति कहाँ मिलती है? बृहद संहिता में। और धनु आकृति मिलती है पुराणों में। धनुष जैसी आकृति मिलती है पुराणों में, और कछुए जैसी या कुर्म की आकृति मिलती है कहाँ? बृहद संहिता में, ठीक है। फिर छकड़े की भांति आकृति कहाँ मिलती है? दीघ निकाय में। छकड़े की भांति दीघ निकाय में। सग भुजाकार त्रिभुज महाभारत में मिलती है। और अर्धचंद्राकार कहाँ मिलती है? हैनसांग में। अर्धचंद्राकार हैनसांग में। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से त्रिकोणाकार या धनुषाकृति आकार का था। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से त्रिकोणाकार या धनुष आकृति का था, ठीक है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो वास्तविक रूप से त्रिकोणाकार या धनुष आकृति का था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसके बारे में कुछ, यहाँ तक हमारा ये भारतवर्ष होता है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, है ना। वन लाइनर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम विस्तार से देखते हैं। इसमें हमको कुछ अलग फैक्ट भी मिलेंगे, है ना, वो भी हम देखेंगे कि अलग क्या क्या फैक्ट हैं, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पुराणों के भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। जो पुराणों के भुवन कोश अध्याय है उसमें भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। पुराणों में पृथ्वी का रूप कमल का है। जो पुराण है उसमें पृथ्वी का रूप किसके समान बताया गया है? कमल के समान बताया गया है, ठीक है। किसके समान? कमल के समान। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। जो भारत प्रशस्ति है उसका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ठीक है। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। सर्वप्रथम इंडिया का प्रयोग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हेरोडोटस ने किया था। सर्वप्रथम इंडिया का प्रयोग 5वीं-6वीं शताब्दी में हेरोडोटस, जो इंडिया शब्द का प्रयोग है वो हेरोडोटस ने किया था। किसने? हेरोडोटस ने। मत्स्य पुराण के अनुसार सप्तद्वीपों में जम्बूद्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, कैंची द्वीप, सालमल द्वीप एवं गोमेद बोले तो लक्षद्वीप सम्मिलित हैं, ठीक है। लक्षद्वीप सम्मिलित है, ठीक है। ये हमारे सप्तद्वीप हैं। मत्स्य पुराण का जो सप्तद्वीप हैं उनका वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। जम्बूद्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रोंच द्वीप, सालमल द्वीप एवं गोमेद द्वीप, ठीक है। गोमेद को लक्षद्वीप भी कहा जाता है। अब हिंदुइज्म शब्द, कौन सा शब्द है? हिंदुइज्म शब्द, ठीक है, का प्रयोग सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने 1816-17 में किया। हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने 1816-17 में किया था। सोमदेव सूरी के नीति वाक्यामृतम में भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया। आर्य आगमन के पश्चात भारत का नाम सप्तसैंधव पड़ा,
ठीक है, जो आर्यों का आगमन हुआ उसके पश्चात भारत का नाम सप्त सैंधव प्रदेश पड़ा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सरस्वती, शुतुद्री, विपाशा, पुरुषणी, अस्कनी, व्यतस्ता और सिंधु, इन 7 नदियों के सिंचित प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। ठीक है, शुतुद्री हमारी जो सतलज नदी थी, विपाशा व्यास, पुरुषणी ये रावी नदी थी, अस्कनी ये चिनाव नदी थी और व्यतस्ता झेलम नदी थी। ठीक है, कुल मिला के इन 7 नदियों से सिंचित प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती एवं दृशद्वती के बीच का क्षेत्र, सरस्वती एवं दृशद्वती के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था? ये कहलाता था ब्रह्मावर्त। ठीक है, क्या कहलाता था? ब्रह्मावर्त। मनुस्मृति अनुसार सरस्वती एवं दृशद्वती के बीच का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता था और गंगा यमुना द्वाव क्षेत्र, गंगा यमुना द्वाव क्षेत्र क्या कहलाता था? ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश गंगा यमुना द्वाव क्षेत्र कहलाया करता था। ठीक है, गंगा यमुना द्वाव क्षेत्र ब्रह्म ऋषि देश। गंगा यमुना के बीच का प्रदेश, गंगा यमुना के बीच का प्रदेश अंतर्वेदी कहलाता था। क्या कहलाता था? अंतर्वेदी। गंगा यमुना के बीच का प्रदेश अंतर्वेदी कहलाता था। राजशेखर के काव्य मीमांसा के देश विभाग नामक 17वें अध्याय में राजशेखर ने नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण के बीच की सीमा रेखा माना है। जो राजशेखर है, ठीक है, उनकी पुस्तक है काव्य मीमांसा। उन्होंने उस पुस्तक काव्य मीमांसा में जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की सीमा रेखा बताया है या माना है। ठीक है, नर्मदा नदी को मैकाल पर्वत की कन्या मैकलसुता कहा। जो नर्मदा नदी है उसको मैकाल पर्वत की कन्या मैकलसुता कहा। किसने? राजशेखर की काव्य मीमांसा में ऐसा कहा गया है कि नर्मदा नदी क्या है? मैकाल पर्वत की कन्या है जिसका नाम है मैकलसुता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कालिदास को देवात्मा कहा है। कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है? देवात्मा कहा है। कालिदास ने हिमालय को देव आत्मा कहा है। ऐसा स्थान जहाँ देवों की आत्मा निवास करती हो देवात्मा कहा जाता है। बृहत्तर भारत मत्स्य पुराणों में सर्वप्रथम उल्लेखित, यह 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, बृहत्तर भारत मत्स्य पुराण में सर्वप्रथम उल्लेखित, यह 2 भागों में विभाजित था। मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, हिंद, चीन तथा पूर्वी द्वीप समूह। ठीक है, ये भाग मिलते हैं। संस्कृत चीनी शब्दकोश में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संस्कृत चीनी शब्दकोश में द्वीप समूह सहित भारत को, जो संस्कृत का चीनी शब्दकोश है, सारे द्वीप समूह सहित भारत को किस नाम से जाना जाता है? भारत को जी पत्तल के नाम से जाना जाता है। जी पत्तल। ठीक है, जी पत्तल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर हुआ होगा। तो हमने शुरू से क्या देखा? सबसे पहले हमने आउटलाइन देखा था, भारतवर्ष के बारे में अर्थ देखा, नामकरण कैसे हुआ ये देख लिया। उसके बाद भारत के अन्य नाम किस प्रकार से वो देखा कि मत्स्य पुराण के अनुसार भारत के भाग 9 बताए गए हैं, प्राचीन और पाली ग्रंथ में 5 भाग हैं। चलिए, फिर विष्णु पुराण के अनुसार भारतवर्ष के प्रमुख 7 पर्वत हैं। प्रमुख पर्वतों में सुमेरु पर्वत आता है। फिर 5 सरोवरों के बारे में हमने बात की। उसके पश्चात भारत का आकार और स्वरूप की बात की। ठीक है, किस प्रकार मिलता है। फिर हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। ठीक है, तो दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दूं, ये सारांश ICS के नोट्स हैं। ठीक है, नोट्स में मेरा कोई क्रेडिट नहीं है और मेरा क्रेडिट सिर्फ पढ़ाने में है और वीडियो रिकॉर्ड करने में। ठीक है, यदि आपको वीडियो सही लगे और चैनल सही लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी अपनी स्वेच्छा है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा। ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा जो कि एक मुख्य टॉपिक है। ठीक है,
ये हेडलाइन दिए गए हैं, परिचय वगैरह। फिर शिक्षा के प्रमुख केंद्र, शिक्षा की शाखाएं, प्रमुख चिकित्सा शास्त्री, प्रमुख विद्वान, ठीक है। प्राचीन काल की शिक्षा स्वरूप, ये परिचय है, ठीक है। चलिए इन सबको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये प्राचीन शिक्षकों के प्रकार हैं, शिक्षकों की विधियाँ हैं, ठीक है। फिर ये हिंदू शिक्षा के केंद्र जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय, आगे आएगा काशी, कांची, ठीक है, विक्रमशिला, नालंदा, ठीक है। इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।